नमस्कार, संविधान लाइव में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अरविंद श्रीवास्तव जी। अरविंद जी पेशे से वकील हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन साथ ही वो मजदूर आंदोलनों से गहरे से जुड़े हुए हैं। मौजूदा किसान आंदोलन को भी वो बारीक नजर रखे हुए हैं और प्रदेश भर में जहां जहां आंदोलन चल रहा है वहां जा भी रहे हैं, साथियों से मिल रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे मौजूदा हालात को लेकर और किसान आंदोलन के साथ में जो देश के तमाम अन्य तबकों के बीच में आक्रोश है, उन पर जो हमले हो रहे हैं, उनके बीच जो आंदोलन डेवलप हो रहे हैं, उनके बीच के समन्वय के बारे में। अरविंद जी बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जी, शुरुआती सवाल मेरा यही है कि मौजूदा सरकार जो लगभग 6 साल से 7 साल से जो काम कर रही है, उसमें सभी तबकों पर हमले हुए हैं और लोग उठकर खड़े भी हुए हैं। ये जो आंदोलन हो रहे हैं, इनमें लेफ्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो FTII का 2014 का आंदोलन हो, उसके बाद ऑक्यूपाई UGC का छात्रों का आंदोलन हो, किसानों का अध्यादेश वाला मामला हो और अभी भी जो है। लेकिन इनके बीच में लेफ्ट का विचार तो रहता है, लेफ्ट पार्टीज का उतना सहयोग क्यों नहीं मिल पाता है? जो ताकत है पूरी ताकत के साथ क्या आप देखते हैं मिल पा रहा है या कुछ कमी रह जा रही है? नहीं, देखिए, आपको इसको इस नजरिए से देखना पड़ेगा कि आमतौर पे लेफ्ट की ताकत या किसी पॉलिटिकल पार्टी या मूवमेंट की ताकत को हमारे देश में संसदीय उससे आंका जाता है कि कितनी सीट जीते या हारे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। विभिन्न कारणों से लेफ्ट की स्थिति संसदीय चुनावों में कमजोर जरूर हुई है, लेकिन वैचारिक कारणों से, राजनीतिक कारणों से आज भी लेफ्ट की जो विचारधारा है, वामपंथ की जो विचारधारा है, उसका प्रभाव आज भी राजनीति में, भारत की राजनीति में व्यापक तौर पे है। और ये आज की बात नहीं है। पहले भी जब कम्युनिस्ट पार्टियां मजबूत स्थिति में थी या कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट मूवमेंट मजबूत स्थिति में था, मैं समझता हूं तब भी उसकी संसदीय ताकत उतनी नहीं थी जितनी वैचारिक ताकत थी। और इसलिए अगर आप पढ़ा होगा तो RSS वाले और संघ परिवार वाले हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि इनकी राजनीतिक ताकत तो कुछ नहीं है, लेकिन हर राजनीतिक संस्थाओं पे, विचारों पे इनका मतलब कब्जा, जितनी इनकी ताकत नहीं उससे ज्यादा इनका प्रभाव है। और ये एक हकीकत है। तो आज भी भले ही हम विधानसभा या लोकसभा में ना हो, लेकिन जब भी जनता से जुड़े हुए सवालों पे कोई मुद्दा आएगा या आंदोलन होगा या विचार विमर्श होगा, तो उसमें लेफ्ट की विचारधारा उभर के सामने आएगी और वो लीड करेगी ही। क्योंकि जो इश्यूज जो भी हैं या आ रहे हैं, वो लगातार दक्षिणपंथ के खिलाफ, फासिज्म के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, इसी तरह के मुद्दों पे लगातार ये संघर्ष या अलग अलग वर्ग जो हो रहे हैं। तो ये केवल लेफ्ट है जिसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्लियर है। कोई संदेह, भाजपा तो खैर दक्षिणपंथ की पार्टी है और फासिज्म की पार्टी कह सकते हैं, उसको सत्ता में है और जो कुछ हो रहा है उसी के कारण हो रहा है। लेकिन जो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टी, कैपिटलिस्ट पार्टीज, उनका जो वैसिलेशन है या उनका ढुलमुल रवैया है, लेफ्ट के साथ वो स्थिति नहीं है। हम कोई भी आंदोलन का समर्थन इस नजरिए से नहीं करते कि इसको करने से हमको कितनी सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी। हम इस नजरिए से करते हैं कि इसका वर्गीय दृष्टिकोण, इसका वर्गीय कारण क्या है और ये जस्टिफाइड है, ये मासेस के साथ खड़ा हुआ मुद्दा है कि मासेस के या जनता के विरोध में उठाया जा रहा मुद्दा। तो इसलिए लेफ्ट की पोजीशन चूंकि हमेशा कंसिस्टेंट होती है, क्लियर होती है, इसलिए वो हमेशा जब भी कोई इस तरह का मूवमेंट होगा तो वो लेफ्ट की सांगठनिक ताकत कितनी है, न्यूमेरिकल ताकत कितनी है, वो एक इशू हो सकता है। लेकिन वो जब आंदोलन के साथ जुड़ता है तो अपने आप को लीडरशिप की पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो खुद उनको लीडरशिप की पोजीशन में लाते हैं कि ये हमको सही रास्ता दिखलाएंगे, सही मुद्दों पे ये बात करेंगे,
कारण जो है, जो मुद्दे पैदा हुए हैं उनके कारण क्या है, उनको वो हमको सही तरीके से बतलाएंगे और उसको सही रास्ता सुझाएंगे। तो इसलिए जहां भी मूवमेंट हुए हैं, चाहे एनआरसी का हुआ या जेएनयू का हुआ या किसानों का आंदोलन हुआ, चूंकि हमारा एक बहुत विजन बिल्कुल क्लियर है लेफ्ट का, इसलिए हमारी जो बात होती है वह लोगों को एक्सेप्टेबल होती है। मतलब और जहां तक सवाल यह है कि पार्टीज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेफ्ट पार्टीज का, देखिए भारत में ये फैक्चुअल पोजीशन है कि हिंदी बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, वहां तुलनात्मक रूप से लेफ्ट मूवमेंट कुछ एरिया को छोड़ दे, बिहार को या उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को या पंजाब को, तो लेफ्ट का मूवमेंट या लेफ्ट का बेस हमेशा ही कमजोर रहा। राजस्थान में, हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कभी भी लेफ्ट कोई बड़ी पॉलिटिकल फोर्स तो रही नहीं, और इतने सालों बाद और कमजोर हुई है तो हम भी मानते हैं, पहले जैसी भी अब ताकत नहीं है। इसलिए ये हम लोग जो देखते हैं वो अपने एरिया को देखते हैं ना, इसलिए लगता है कि लेफ्ट उतनी ताकत से, लेकिन अभी आप तमिलनाडु वगैरह के देखिए, 25,000 लोग सीपीआई के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसके सपोर्ट में किया जा रहा है, हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो ये अलग अलग जगहों का असली लघु है, इसको अपन यूनिवर्सल नहीं कह सकते कि पार्टी का सपोर्ट, तो वो नहीं है ये। लेकिन जो आंदोलन चल रहे हैं 2014 से जब ये शुरू होता है तो वो थोड़ा धीमा था, पुलिस और प्रशासन उस पर हमले थोड़े धीमे कर रही थी। वो आते आते किसान आंदोलन तक हम देख रहे हैं कि किसी भी तरह से इनक्रेडिबल आंदोलन को खत्म करना, सड़क पर निकले हुए लोगों को दिखाई करना, उनको देशद्रोही करार देना, कभी उनको उनकी बात को ही ना सुनना, ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें लेफ्ट पार्टी किस तरह से देखती है, और क्या ये फांसीवाद का जो नारा दिया जाता है वो आहट ही अभी या पूरी तरह से आ चुका है? देखिए, फांसीवाद का नारा तो जब अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी तो किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने या लेफ्ट ने ये नहीं कहा कि फांसीवाद आ गया। दक्षिण पंथ है, सांप्रदायिक दक्षिण पंथ है, ये जरूर कहा, लेकिन फांसीवाद नहीं कहा अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी। ये फासिज्म की शुरुआत तो 2014 से ही हुई, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार आई है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने सबसे पहले 2015 में ही ये बात कही थी कि भारत में फासिज्म की पदचाप सुनाई दे रही है। और उस समय मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सीपीएम के तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी प्रकाश करात ने एक लेख लिखा था और उन्होंने कहा था कि यह सीपीआई की प्रस्तावना गलत है, फांसीवाद की कोई संभावना नहीं है, यह अधिनायकवाद है। लेकिन अल्टीमेटली जैसा कि हमेशा होता आया है, इस बार भी सीपीआई की बात या सीपीआई की सोच ही सही साबित हुई। और इसलिए जो हमारी अगली पार्टी कांग्रेस जो हुई थी कोल्लम में, उसमें पार्टी ने कहा कि अब ये पदचाप आने का या प्रवेश करने का सवाल नहीं है, फासिज्म ने प्रवेश कर लिया है और फासिज्म अब इस देश पे काबिज हो गया है। अब ये हिटलर के समय का फासिज्म नहीं हो सकता, ये बात समझना चाहिए कि गैस चैम्बर में लोगों को बंद करके मारा नहीं जा सकता आज के समय में। लेकिन जितना जो कुछ वर्तमान परिस्थितियों में किया जा सकता है, जनता को दबाने के लिए, मूवमेंट को दबाने के लिए, फ्रीडम को दबाने के लिए, राइट्स को दबाने के लिए, अधिकारों को कुचलने के लिए, वो सब कुछ किया जा रहा है। और वो सब कुछ किए जाने के लिए जो भी शासकीय या संस्थागत एजेंसीज हैं, उन सब का इस्तेमाल हमेशा होता है, अभी भी किया जा रहा है। और इसमें सेना या पुलिस इसलिए बहुत इजी टूल बन जाती है क्योंकि इनका चरित्र जो है ये खुद डेमोक्रेटिक नहीं होता, पुलिस का हो या सेना का हो, ये खुद कमांड सिस्टम पे काम करते हैं। वहां पे सवाल जवाब तो होता नहीं है कि कोई एसपी से डीएसपी पूछे या थानेदार पूछे कि आप ये क्यों करती है, निर्देश दे रहे हो, ये सही नहीं है, जो आर्डर है तो आर्डर है। तो उनको फासिज्म की विचारधारा या दक्षिण पंथ की विचारधारा, जो खुद कमांड सिस्टम पे काम करने वाली विचारधारा है, वो उनको सूट करती है। इसलिए वो बहुत जल्दी उसके साथ, ये सारी दुनिया का है कि सेना या सशस्त्र बल हमेशा दक्षिण पंथ के साथ खड़े हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो भारत में भी वो स्थिति है।
और दूसरी बात यह है कि इस समय जिस तरह का माहौल चल रहा है और इतने समय से जिस तरह से पूरी जमावट एडमिनिस्ट्रेशन में और दूसरी संस्थाओं में की गई है, तो जो भी नेतृत्वकारी पोस्ट पे लोग हैं सशस्त्र बलों में, पुलिस में, वो मोस्टली वो बीजेपी की विचारधारा के ही लोग बिठाए गए, वो भी एक कारण है। चूंकि वो कमांडिंग पोजीशन में है, उन्होंने कमांड कर दिया तो नीचे वाले सब उसको उसी तरह से फॉलो करते हैं, नहीं तो उनको भी विक्टिमाइज होने का खतरा रहता है। लेकिन जब ये प्रेशर आता है, एक आंदोलनकारी समुदाय और प्रशासन जब उस पर अटैक करता है, तो आमतौर पर देखा जाता है कि उसके आसपास के जो संगठन होते हैं वो उसे बचाने के लिए उसके साथ में जुड़ते हैं और आंदोलन और तीखा होता है। किसान आंदोलन में क्या कोई वैसी संभावना आप देख रहे हैं अब जिस मोड़ पर रहा है उसमें? और खासतौर पे ये सवाल आपसे इसलिए भी है कि आप मजदूर संगठनों को, आंदोलनों को बहुत करीब से जानते हैं और उसको रहे हैं लीडिंग भूमिका में, तो मजदूर उस ढंग से इस आंदोलन में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ट्रेड यूनियन साथ हैं लेकिन बड़े दस्ते मजदूरों के। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि ट्रेड यूनियन को आज जो भूमिका निभाना चाहिए वो भूमिका नहीं निभा रहा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहे हैं, आपने भी कहा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसको हम वैसे ही कह सकते हैं कि ये दर्शक दीर्घा में खड़े होकर ताली बजा के हौसला बढ़ाना है। तो ट्रेड यूनियन लगभग उसी भूमिका में है, पर ट्रेड यूनियन को इस बात को समझना चाहिए और जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। और खुद उनके एक्सपीरियंसेस जो है, अनुभव है, वो तो किसान आंदोलन तो अभी शुरू हुआ, ट्रेड यूनियनों ने तो पिछले 6 साल में कितनी बार भारत बंद और जनरल स्ट्राइक और तमाम तरह के आंदोलन इस सरकार की नीतियों के खिलाफ किए हैं। क्योंकि जो ट्रेड यूनियन लॉ, लेबर लॉ जो 100 साल पुराने थे, उनको किस तरह से खत्म कर दिया। पेंशन का सवाल हो, दूसरे जो वेलफेयर स्कीम जो लेबर क्लास के, वर्किंग क्लास के लिए है, जो प्रोटेक्टिव लॉज हैं जो उनके लिए सुरक्षा के वो है, सबको खत्म कर दिया। अब एक लेबर कोड बना दिया, 4 लेबर कोड बना दिए, उनका भी कोई अता पता नहीं है कि उनसे भी कोई वर्किंग क्लास को कोई संरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, अब मध्य प्रदेश में आप देखिए कि लेबर कोड ही खत्म करने का तय कर लिया है, ट्रिब्यूनल बनेगा, ट्रिब्यूनल में प्रशासकीय अधिकारी होगा। तो लेबर जूरिस्प्रूडेंस एक अलग चीज है, प्रशासकीय अधिकारी लेबर जूरिस्प्रूडेंस को कभी नहीं समझ सकता, उसकी मेंटेलिटी बन जाती है एंटी वर्किंग क्लास। तो इसलिए वर्किंग क्लास भी कोई कम सफर कर रहा है ऐसा नहीं है। और जिस तरह से निजीकरण और तमाम हो रहा है, उससे वर्किंग क्लास के ऊपर भी आने वाले समय में और ज्यादा संकट आएगा, गाज गिरेगी, नौकरियां जाएंगी, निजीकरण धीरे धीरे पाँव पसारता जा रहा है, बैंकों में हो रहा है, कोयला खदानों में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है, पेट्रोलियम कंपनियों में हो रहा है। तो वर्किंग क्लास आज अगर लंबी लड़ाइयों के बाद कुछ बेहतर स्थिति में है, अच्छी बात है, लेकिन ये बेहतर स्थिति उनकी लाइफ स्टैंडर्ड की या इकोनॉमिक या आर्थिक बेहतर स्थिति में है, ये हमेशा बनी रहेगी। अगर वो इस सोच में है तो मैं समझता हूँ कि वो एक भ्रम में जी रहे हैं और इसलिए उनको इस सोचने की जरूरत है और ये एक सही समय है। और मैंने तो एक बार प्रपोज किया और मैं अभी हैदराबाद जाऊंगा, मैं वहां बोलूंगा ये समय है कि आप एक ज्वाइंट मूवमेंट शुरू करें पूरे देश में, ट्रेड यूनियन और किसानों का मिला जुला आंदोलन। उसके लिए आप चाहे नेशनल लेवल पे एक कन्वेंशन बुलाएं ट्रेड यूनियनों की और किसानों की ज्वाइंट, क्योंकि आज किसान जिन नीतियों का शिकार है, अल्टीमेटली किसान भी तो इसी डर से घबराए हुए ना कि हमारी जमीन कारपोरेट घरानों को चली जाएगी, खेती पे कारपोरेट घरानों का कब्जा हो जाएगा, कारपोरेट घराने अनाज का और हर चीज का दाम तय करेंगे। और जहां तक वर्किंग क्लास का सवाल है, वो भी इसी चीज से है कि धीरे धीरे निजीकरण हो रहा है और हर चीज कारपोरेट घरानों के हवाले कर दी जा रही है, चाहे कोयला हो या पेट्रोलियम हो या रेल हो। तो दोनों उन्हीं नीतियों का शिकार हो रहे हैं, अलग अलग नीतियां नहीं है,
वो उसी नीति का एक हिस्सा है, कृषि क्षेत्र में एक हिस्सा है, औद्योगिक क्षेत्र में, और करने वाले एक ही लोग हैं, और वो जो काम कर रहे हैं वो एक यूनिसन में, मतलब मिलजुल के काम कर रहे हैं, कोई अलग अलग नहीं है, वो एक मिलजुल के उनका साझा अभियान है वो। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि आज ये एक क्लास स्ट्रगल है, और क्लास स्ट्रगल में वर्गीय दुश्मन एक है, और इसलिए वर्किंग क्लास को और किसानों को साथ में आना चाहिए, ट्रेड यूनियन को और वोकल होने की जरूरत है। ये जो हम लोग 50 साल से जो इस बात का दुखड़ा रोते हैं कि ट्रेड यूनियन का पॉलिटिकलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए जो है वो ट्रेड यूनियन में भले ही लाल झंडे में रहते हैं, लेकिन चुनाव में राजनीतिक उस पर जो है वो लाल झंडे का या कम्युनिस्ट पार्टियों का साथ नहीं देते। तो ये दुखड़ा तो हमेशा रोया गया, रोते रहेंगे, पर वास्तव में अगर हमको इसको बदलना है तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि किसान आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है, ये सिर्फ एक आर्थिक आंदोलन, एक खाद बिजली पानी का आंदोलन नहीं है, ये कारपोरेट घरानों के कब्जा करने के खिलाफ ये आंदोलन है। और इसलिए ये समय है कि मजदूर वर्ग और किसान इस राजनीतिक आंदोलन में एकजुट होकर संघर्ष करे। इससे वर्किंग क्लास का भी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, उनका वर्गीय दृष्टिकोण बढ़ेगा, और उनमें और किसानों के समान लड़ने की इच्छा और क्षमता पैदा होगी, साथ में लड़ेंगे। क्योंकि किसानों के लिए मैंने अपनी भाषण में कई जगह बोला कि किसानों ने, वो जो इंग्लिश में कहावत है ना, टू कैच द बुल बाय हॉर्न्स, तो किसानों ने सांड को सींग से पकड़ लिया, जो मजदूर वर्ग नहीं पकड़ पाए इतनी बार हड़ताल करने के बाद भी। इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। तो आपने भी जिक्र भी किया, जैसे मेरा अगला सवाल इसी पे था कि आप हैदराबाद में सीपीआई की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें आपने जैसे कहा भी कि मजदूरों और किसानों को एक साथ लाने के लिए आप वहाँ पे रखेंगे प्रस्ताव, और क्या उम्मीद है, क्योंकि छात्रों का, नौजवानों का, महिलाओं का, और खासतौर से इस समय सांस्कृतिक आंदोलन भी एक बहुत खतरनाक मोड़ पर कहना चाहिए खड़े हुए हैं, जहाँ से कोई किस तरफ भी जा सकता है। तो इन सबका कोई साझा आप उम्मीद देख रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई आगे के सालों के लिए सीपीआई तय करने वाली है? अब सीपीआई तय करेगी, ये तो हमारी लीडरशिप बताएगी। हम लोग तो लीडर, सेंट्रल लीडर नहीं है ना, पर हम चाहेंगे जरूर कि ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए सभी का इशू एक ही है। अगर ये धाराएं अलग अलग हो सकती है, छात्र आंदोलन, किसान आंदोलन, ट्रेड यूनियन, महिला, लेकिन अगर आप देखें, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मार्क्सवाद एक संपूर्ण जीवन दर्शन है, तो उसी तरह फासिज्म भी एक संपूर्ण दर्शन है। वो भी कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको मजदूरों को दबाना है या किसान या खेती पे कब्जा करना है, कल्चरल फ्रंट पे भी उनको कब्जा करना है। और जो दकियानूसी, अंधविश्वासी, जो पुराना जो विचारधारा है या सोच है, उसको भी, क्योंकि वो उनको सूट करता है, उनकी आर्थिक विचारधारा को मजबूत करने के लिए वो सूट करता है, उनको बेहतर दिखता है। तो इसलिए फासिज्म भी कोशिश करता है और करता ही है कि वो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना कब्जा करे। डेमोक्रेटिक जो सोच है, जो सांस्कृतिक जो स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस सबको नष्ट करे। छात्र जो यूनिवर्सिटीज में या कैंपस में जो पॉलिटिकली ट्रेंड होते हैं, और उनमें जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रति या डेमोक्रेसी के प्रति जो एक आस्था जगती, जिसके कारण वो संघर्ष करते हैं, वो भी खत्म हो जाए, है ना। महिलाएं सड़कों पे ना आए अपने अधिकारों के लिए, वो पुराने जमाने की सोच के हिसाब से चले, तो वो भी हर क्षेत्र में फासिज्म का हमला हर क्षेत्र में होता समाज के, कोई ऐसा नहीं है कि एक ही। तो इसलिए ये हमको भी सोचने की जरूरत है कि जो हमले अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर हिस्सों में हो रहे हैं, कहीं छात्रों पे, कहीं महिलाओं पे, कहीं अल्पसंख्यकों पे, कहीं किसानों पे, उन सबका स्रोत एक ही है ना। फाउंटेन हेड जिसको बोलते हैं वो एक ही है। तो इसलिए उस फाउंटेन हेड को बंद करने के लिए सबको एकजुट होना आज समय की मांग है, और ये बहुत राइट कंडीशन है जो किसान आंदोलन ने पैदा की। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस
दिशा में जरूर काम किया जाना, तय किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अरविंद जी। उम्मीद करेंगे कि वो किसान आंदोलन है उसके साथ मजदूर आंदोलन की भागीदारी और अन्य तमाम सहयोगी संगठनों की एक आंदोलन की रूपरेखा बनेगी और आगे भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन को एक नई दिशा और दशा में हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।